आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। जिसको प्रसामान्य बंटन कह सकते हैं। और शायद इस सब्जेक्ट में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में ये सबसे महत्वपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन है, बिल्कुल द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। क्यों? कुछ ही क्लासेस के बाद हम देखेंगे, ये क्यों का जवाब हम देंगे। मैं अभी ये कह सकता हूं कि काफी सारे वास्तविक जिंदगी में हम अगर आंकड़े देखते हैं तो उसको हम देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा फिट है, अच्छा मॉडल बनता है। एग्जैक्ट मॉडल तो नहीं होगा, लेकिन ये काफी अच्छा मॉडल रहता है। और ये क्यों अच्छा मॉडल है उसका जवाब हम अगले कुछ लेक्चर्स के बाद देंगे, जब हम एक थियरम स्टेट करेंगे। तो मैं इसकी डेफिनेशन की ओर तुरंत जाता हूं। जैसे कि अभी तक हमने देखा है, जब भी हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो हम उसके पीडीएफ के द्वारा या प्रायिकता घनत्व फलन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के द्वारा उसको डिफाइन करते हैं। तो अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is said to have a normal distribution जिसके दो प्राचल है विथ पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा और म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, वेयर ये जो प्राचल है वो कौन सी वैल्यूज लिख सकते हैं, वेयर म्यू होगा कोई भी वास्तविक मान ले सकता है और सिग्मा होगा 0 से ज्यादा। ये जो प्राचल की रेंज तो हमने लिख ली, लेकिन ये नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या है? वो ऐसा है जिसका पीडीएफ, इफ इट्स पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन is given as follows: f x म्यू सिग्मा। मैं इस बार स्मॉल f को इस तरह से नोटेशन ले रहा हूं क्योंकि ये म्यू और सिग्मा पे डिपेंडेंट है, ये मैं डायरेक्टली दर्शाना चाहता हूं। और ये होता है 1/√2 पाई टाइम्स सिग्मा टाइम्स e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। जब कौन से x के लिए? ये 2 सिग्मा स्क्वायर पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में, तो शायद मैं ये ब्रैकेट डाल दूं यहां पे। कोई भी x के लिए। तो अभी तक के जो हमने एग्जांपल्स देखे थे उससे पहली बात अलग ये है कि एक ही फॉर्मूला पूरे रियल लाइन के लिए पीडीएफ का है, एक ही फॉर्मूला से ये दर्शाया गया है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, दो प्राचल है म्यू और सिग्मा, लेकिन दो अलग कांस्टेंट्स भी है। उसको मैं क्लैरिफाई कर दूं। पाई तो हमें पता है, जो रेडियस ऑफ सर्कल या डायमीटर ऑफ सर्कल के डेफिनेशन में आता है। ये सरकमफरेंस, ये वो नंबर है जिसको हम सरकमफरेंस ऑफ सर्कल को हम अगर भाग दे, विभाजित करें डायमीटर
ऑफ द सर्कल से कोई भी वृत्त की परिधि ले ले और उसको अगर हम विभाजित करें उसके व्यास से, तो जो नंबर आता है वो है पाई। उसका डेफिनेशन इस तरह से है। ये तो हमें पता है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14159, और अब आगे जाते रहेंगे, इतना हमारे लिए काफी है। नंबर ई जो है वो पहले ही हमने हमको हम इससे मिल चुके हैं इस कोर्स में। उसका डेफिनेशन है इस सीरीज से दिया जाता है 1/n फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, और उसका मान करीब है 2.71828 एंड सो ऑन। जैसे कि मैंने कहा एक ही फॉर्मूला से दिए गए हैं, तो ये नॉर्मल डेंसिटी, इसको बोलते हैं नॉर्मल डेंसिटी, पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा के साथ। नॉर्मल डेंसिटी हर x के लिए 0 से स्ट्रिक्टली ज्यादा है फॉर ऑल x। और एक ऑब्जर्वेशन मैं कर लेता हूं, f ऑफ x माइनस म्यू अगर हम कैलकुलेट करें और f ऑफ म्यू माइनस x हम अगर कैलकुलेट करें, तो चूंकि x माइनस म्यू f के परिभाषा में उसके स्क्वायर के साथ आता है, तो ये दोनों मान एक जैसे होंगे, मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं f इज सिमेट्रिक अबाउट म्यू। म्यू के म्यू के संदर्भ में ये फंक्शन पीडीएफ f सममित है, जो f की परिभाषा है। इसको अगर हम चेक करना चाहेंगे कि f x म्यू सिग्मा dx which is minus infinity to infinity 1/√2 pi sigma e to the power minus x minus mu square by 2 sigma square dx। तो ये जो इंटीग्रल है वो आसान नहीं है इंटीग्रेट करना। इसके इंटीग्रल डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये पूरे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल एक्चुअली निकाल सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलस यूज करके कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये हमेशा 1 होता है। तो ये एक्चुअली एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ये हम ऑफ कोर्स इंटीग्रेट नहीं करने वाले हैं। ये भी हम चेक कर सकते हैं, ये पता है कि म्यू, ये जो पहला पैरामीटर म्यू है, उसका मतलब क्या है? वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन ऑफ x ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ x इज द पैरामीटर म्यू। माध्य या अपेक्षित मान या मीन म्यू है, और सिग्मा जो है उसका मतलब है, उसका इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो होता है सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। तो ये जो दो प्राचल है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर, वो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्य और प्रसरण है। तो अगर हम देख ले कि ये अगर म्यू है, ये अगर म्यू है और एक कोई भी एक ग्राफ ऑफ एफ एक्स
म्यू सिग्मा है, तो ये म्यू के अराउंड सिमेट्रिक ग्राफ है। तो म्यू से कम अगर हम ग्राफ देखें, म्यू से नीचे वाला ग्राफ देखें, तो उसकी एरिया है 0.5, म्यू से बाद की एरिया है 0.5। तो म्यू इसका मध्य का भी है, मीडियन भी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे कि अब हमने देखा था मध्यिका का मतलब है 50th परसेंटाइल, मीडियन 50th परसेंटाइल। दूसरा एक अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख ले, जो म्यू तो वही है लेकिन सिग्मा की वैल्यू अलग है, तो उसका अगर सिग्मा की वैल्यू कम होगी, सिग्मा दर्शाता है प्रसरण, सिग्मा होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस। तो अगर सिग्मा वेरिएंस अगर कम है तो उसका कुछ इस तरह से ग्राफ होगा, वो म्यू के अंदर सिमेट्रिक होगा लेकिन उसका पीक थोड़ा ज्यादा होगा। तो अलग अलग म्यू और अलग अलग सिग्मा के लिए ऐसे देख सकते हैं। और एक तीसरा इसी में मैं देखता हूं, ये म्यू प्राइम अगर अलग है तो ये ग्राफ म्यू के अराउंड सेंटर्ड रहेगा। ये सब हाथ से ड्रॉ किए गए फिगर्स है, तो ये ठीक नहीं है, लेकिन आप कोई किताब में देख सकते हैं। ये मेरे ड्राइंग स्किल्स पे आप निर्भर ना हो, जो मैं बोल रहा हूं आप देख ले कि ये सिमेट्रिक है म्यू के अराउंड। जब सिग्मा छोटा है तो ज्यादा उसकी एरिया म्यू के पास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उसका पीक ऊपर है। और सिग्मा अगर सिग्मा अगर कम है तो पीक ऊपर होगा, क्योंकि प्रसरण कम है तो ज्यादा कंसंट्रेशन होगा म्यू के अराउंड, और अगर सिग्मा ज्यादा है तो वो फैला हुआ बंटन होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के लिए होगा इंटीग्रल a टू b, और क्या इंटीग्रेट करेंगे? पीडीएफ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल पीडीएफ क्या है? 1/√2 पाई सिग्मा e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल लेकिन कैलकुलेट करना असंभव है। ये कोई भी तकनीक अभी तक नहीं पता है जिससे कि ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर सकें। लेकिन तो क्या करेंगे? ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको हम न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस यूज करके, लेकिन इस इंटीग्रल की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम एक स्पेशल केस देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको कहेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। हिंदी में कहेंगे मानक प्रसामान्य बंटन या मानक प्रसामान्य यादृच्छिक चर। और ये क्या है? ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां म्यू की वैल्यू होगी 0 और सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर दोनों की वैल्यू होगी 1। इन जनरल कोई भी रैंडम वेरिएबल x जो है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा के साथ, उसको हम दर्शाते हैं इस तरह से। तो मानक प्रसामान्य
रैंडम वेरिएबल को हम दर्शाएंगे। पहले तो ये काफी स्पेशल रैंडम वेरिएबल है, उसको जनरली सभी टेक्स्ट बुक्स में z से दर्शाया जाता है। z को हम कहेंगे z इज नॉर्मल 0 1। उसका मतलब है उस म्यू की वैल्यू है 0 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 1। तो इसका पीडीएफ क्या होगा? इसका पीडीएफ fz 01 होगा। जो फॉर्मूला इस स्क्रीन पर अभी इंटीग्रल के अंदर जो है वही यूज करेंगे, लेकिन सिग्मा की वैल्यू है 1, म्यू की वैल्यू है 0। तो ये इसका पीडीएफ बनता है 1/√2 पाई e टू द पावर -z² 2 फॉर ऑल z बिटवीन -इंफिनिटी एंड इंफिनिटी। तो ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ। स्टैंडर्ड नॉर्मल पीडीएफ। Z is called the standard normal random variable, जिसका ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका पीडीएफ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, उस रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। और उसका जो कर्व है, ग्राफ ऑफ fz01 is standard normal curve। ठीक है, तो ये तो एक स्पेशल केस हम देख रहे हैं। CDF ऑफ Z, जैसे कि मैंने कहा ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल रैंडम वेरिएबल है, तो ज्यादातर हम Z से इसको दर्शाते हैं। उसी तरह उसके CDF को संचयी मान फलन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी एक विशिष्ट सिंबल से दर्शाते हैं। उसको हम दर्शाते हैं कैपिटल फाई से। हमेशा कोई भी रैंडम वेरिएबल के CDF को हम कैपिटल F से दर्शाते हैं, लेकिन ये एक काफी स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है, काफी स्पेशल रैंडम वेरिएबल है, उसको ज्यादातर बुक्स में कैपिटल फाई से दर्शाया जाता है। फाई ऑफ Z, उसका डेफिनेशन तो वही है, वो है प्रोबेबिलिटी Z लेस देन इक्वल टू स्मॉल z, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी वही है। इंटीग्रेट करेंगे -इंफिनिटी से लेके z तक। क्या इंटीग्रेट करेंगे? पीडीएफ इंटीग्रेट करेंगे 1/2 to the √2 pi e to the power -x²/2 dx। z तो फिक्स्ड है, z इज अ लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को मैंने x से दर्शाया है। लेकिन वही प्रॉब्लम जो मैंने पहले कुछ मिनटों पहले बोला था, ये जो इंटीग्रल है उसकी सटीक वैल्यू, इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हम बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी तकनीक पता नहीं है जिससे इसकी वैल्यू हम एग्जैक्ट रूप से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू काफी सारे z के लिए अभी तो प्रोग्राम भी मौजूद है, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स मौजूद है, जिससे इसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी टेबल्स यूज करके। ये जो फंक्शन कैपिटल फाई है उसकी वैल्यूज न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन यूज करके उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाली गई है काफी सारे z के लिए, और उसके उनको टैबुलेट भी किया गया है, तालिका में उसको दर्शाया गया है। इसी तरह का एक टेबल हम यूज करेंगे। आप अगर
ढूंढ ले तो आपको ये टेबल इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई भी स्टैटिस्टिक्स की किताब ले तो ये टेबल आपको दिखाई देगी। तो ये है एक स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी टेबल। हम देखेंगे कि ये टेबल हम रीड कैसे करेंगे। पहले तो इसका जो रो हेडिंग्स है, पहले तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है Z लिखा है ये टेबल के ऊपर, और उसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो -3.4 -3.3 वगैरह है। इस पेज पर ये जाता है 0.0 तक, और सेकंड पेज 0.0 से लेके 3.4 तक जाता है। तो हम सेकंड पेज पे कुछ ही क्षणों के बाद आएंगे। पहले तो ये शुरुआत इस तौर पे देखते हैं, और अगर हम कॉलम हेडिंग देखेंगे तो ये है 0.00, 0.01 से लेके 0.09 तक। तो ये जो है Z की वैल्यू, स्मॉल z की वैल्यू हमें निकालना है कैपिटल फाई ऑफ Z। तो ये स्मॉल z सभी Z के लिए, Z तो काफी सारे हैं, अगणनीय है, तो ये जो है वो है -3.49 से लेके +3.49 की Z की वैल्यूज, जहां पे हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स पता है वो देखे गए हैं। तो ये जो रो हेडिंग्स है वो Z के फर्स्ट डेसिमल पॉइंट तक के लिए यूज करेंगे, और जो सेकंड डेसिमल पॉइंट है उसको हम करस्पॉन्डिंग कॉलम से देखेंगे। मैं लिख लेता हूं। इन द टेबल ईच रो लेवल, जो देखा था हमने -3.4 से स्टार्ट हो रहा है और -3.4, -3.3, -3.2 जा रहा था, गिव्स वैल्यूज ऑफ Z up to 1 decimal point, and each column label gives values of Z up to 2 decimal points. फिर एक बार टेबल की ओर देखते हैं। तो अगर हमें फाई ऑफ -3.3 करना है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू -3.3, तो हम ये तो 3.3 को हम 3.30 देख सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे -3.3, पहला जो डेसिमल पॉइंट है -3.3, और तो जो रो है -3.3 का देखेंगे, और हमारा सेकंड डेसिमल पॉइंट है 0, तो 0.00 कॉलम को देखेंगे, और उसके अंदर जो एंट्री है वो है प्रोबेबिलिटी, वो है फाई की वैल्यू। सो -3.30 के लिए फाई की वैल्यू होगी 0.0005। सो 5 ऑफ -3.30 को हम कैसे देखेंगे? पहला डेसिमल पॉइंट तक हम देखेंगे है -3.3, तो हम देखेंगे रो -3.3 के ऊपर, और सेकंड डेसिमल पॉइंट है 0, तो उसको हम 0.00 वाला कॉलम देखेंगे, और उस रो और उस कॉलम में जो एंट्री है जो हमने अभी चेक की थी वो थी 0.005। ये है प्रोबेबिलिटी Z लेस देन इक्वल टू -3.3 की वैल्यू। और भी
काफी सारे हम ये देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये जो डायग्राम दिया है टेबल में, ऊपर जो डायग्राम दिया है, तो वो क्लियरली दिखा रहा है कि ये कौन सी वैल्यूज है। ये कोई भी अगर आप z ले ले, यहाँ पे z, इस पेज पे z है निगेटिव, सभी निगेटिव z के लिए है, तो कोई भी z ले ले, तो ये जो टेबल की अंदर जो वैल्यूज है वो होंगी एरिया अंडर द कर्व, वो आलेख ग्राफ के नीचे वाला एरिया z से बाई तरफ का, जो बेसिकली CDF होगा, कैपिटल फाई ऑफ z। उसी में अगर हम देखेंगे -3.35 को अगर हम के ऊपर अगर हम फाई की वैल्यू देखना चाहते हैं, तो वही रो होगा -3.3, क्योंकि पहले डेसिमल तक अगर हम z देखेंगे तो वो है -3.3, लेकिन सेकंड डेसिमल है 5, तो हम ये जो कॉलम है 0.05, जो सेकंड डेसिमल पॉइंट है 5, उसको देखेंगे और -3.3 रो देखेंगे, और उसके अंदर जो वैल्यू है माइनस वो होगी 0.04, सॉरी 0.004। तो वही मैं लिख रहा हूं, फाई ऑफ -3.35 इज 0.0004। ठीक है, तो इस तरह से टेबल यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं हम अलग अलग एग्जाम्पल। ध्यान रहे ये टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, तो हमारा रैंडम वेरिएबल है नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो हम इसमें इस टेबल को यूज करके अगर हमें ये वैल्यूज, ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.36, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1.36, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1.36, और प्रोबेबिलिटी से 0.29 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.36। माइनस मैंने जो कैलकुलेशन किया -0.29 लेस देन इक्वल टू z लेस देन 1.36। तो एक एक करके हम ये देखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 1.36 तो होगा कैपिटल फाई ऑफ 1.36। ये अगर z जो नंबर है वो अगर उसमें 2 से ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स है, तो अगर हमें ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करना है, तो उसको हमें पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा 2 डेसिमल पॉइंट तक, और उसके बाद हम टेबल यूज कर सकते हैं। तो ये अगर पहले डेसिमल पॉइंट तक हम देखें तो वो होगा 1.3, और दूसरा डेसिमल पॉइंट है 6। तो फिर एक बार हम टेबल की ओर जाते हैं, और ये टेबल में तो शुरुआत में सब निगेटिव वैल्यूज है, इस पूरे पेज पर निगेटिव वैल्यूज ऑफ z है। तो हमें सेकंड पेज पे जाना पड़ेगा, और उसमें आप देखेंगे कि पिक्चर भी थोड़ा अलग ड्रॉ किया है। कंसेप्ट वही है, z कोई भी हो, इस पेज पे है z पॉजिटिव, इसलिए वो जो मिडिल वैल्यू है z इक्वल टू 0 उसके दाएं तरफ दिखाया गया है। लेकिन कोई भी z हो, जो टेबल वैल्यूज है वो है शेडेड एरिया, z के नीचे वाले वैल्यूज और वो कर्व के नीचे वाले वैल्यूज की एरिया, जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल। तो हमें जाना है अभी 1.36 तक। तो हम जाएंगे, पहले तो रो देखेंगे 1.3, और उसके बाद 0.06 वाला कॉलम। चूंकि ये कॉलम हेडिंग स्टार्ट होती है 0.00,
तो 0.06 वाला कॉलम होगा 7वां कॉलम। तो 1.3 से अगर हम काउंट करेंगे और 1.30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36 तक जाएंगे तो ये है 0.9131, ये है 0.9131। अगर हमें दूसरा जो सवाल था z ग्रेटर देन 1.36 करना है, तो ये तो टेबल में दिया नहीं गया है, टेबल में तो CDF की वैल्यूज है, लेकिन हमें पता है ये कैसे करना है। ये होगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.36। तो क्योंकि इस टेबल में सिर्फ हमें CDF की वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस CDF की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये होगा 1 माइनस 0.9131 जो होगा 0.0869। अब तीसरा जो हमें देखना है माइनस z लेस देन इक्वल टू माइनस 1.36। फिर एक बार हम टेबल की ओर जाते हैं और हमें अब माइनस 1.3 का वाला रो देखना है और उसका 0.06 वाला कॉलम। और अगर हम वो देखेंगे तो देखते हैं कि वो एग्जैक्टली 0.869 है। ये डायरेक्टली हम टेबल से यूज कर रहे हैं 0.0869, जो बिल्कुल पिछले आंसर से मिलता है। और वो मिलना जरूरी भी है क्योंकि हमें पता है ये जो नॉर्मल डेंसिटी है, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, वो म्यू के अराउंड सिमेट्रिक है। यहाँ पे है म्यू इक्वल टू 0। तो मैं एक छोटा डायग्राम निकालने की कोशिश करता हूं। ये है 1.36, ये है माइनस 1.36। तो सेकंड एग्जांपल में हमने क्या किया, ये 1.36 के दाएं जो एरिया है कर्व के अंडर वो देखा, वो हमने टेबल यूज करके निकाला 0.0869। और तीसरे एग्जांपल में माइनस 1.36 के बाएं तरफ जो एरिया है वो देखा। ये मेरे हाथ से ड्रॉ किया हुआ फिगर है, लेकिन जो टेबल में दिया गया है वो एक्चुअल सिमेट्रिक कर्व है। ये भी सिमेट्रिक कर्व ड्रॉ करने की कोशिश की है और सिमेट्री के कारण भी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व सममित है शून्य के अराउंड, तो ये दाहिने तरफ जो रेड शेडेड एरिया है और बाएं तरफ जो रेड शेडेड एरिया है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और टेबल के को यूज करके हम देखते हैं कि बिल्कुल वो सही है। तो ये और एक प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो हम काफी बार आगे जाके यूज करेंगे। और ये जो चौथा प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी माइनस 0.29 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1.36। इसको फिर एक बार, चूंकि z एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कैसे करनी है। हम देखेंगे phi ऑफ 1.36, phi CDF है इस z का, और उससे घटाएंगे phi की वैल्यू माइनस 0.29 पे। तो phi ऑफ 1.36 तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर चुका, कैलकुलेट नहीं किया है, टेबल से पढ़ लिया था। माइनस 0.29 को हम देखते हैं तो पहले डेसिमल तक है माइनस 0.2, तो ये नीचे से तीसरा रो देखेंगे और सेकंड डेसिमल पॉइंट है 9, तो वो आखिरी कॉलम होगा। तो हम देखते हैं उसकी टेबल वैल्यू है 0.3859। सो माइनस 0.3859, और ये अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो है 0.5
5272। सो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परसेंटाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल परसेंटाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। परसेंटाइल क्या होता है? कोई भी नंबर ले 0 और 1 के बीच में, तो 100th परसेंटाइल, जिसको हम ईटा पी से दर्शाते हैं, वो क्या नंबर है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ऐसा नंबर होगा जो जिसके लिए फाई ऑफ ईटा पी इज पी। तो अगर हमें, पहले हम क्या कर रहे थे, हम z से स्टार्ट करके फाई ऑफ z की वैल्यू टेबल को यूज करके कर रहे थे। हमें ये उल्टी प्रक्रिया करनी है। हमें p से स्टार्ट करके ऐसा कौन सा z है जिसके लिए फाई ऑफ z इक्वल टू p, ये पता करना है। तो वो कैसे करते हैं? तो फिर एक बार हम टेबल की ओर जाते हैं। ये जो z की वैल्यूज है वो हमें मिलती है रो हेडिंग से और कॉलम हेडिंग से, और टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज दी गई है वो प्रोबेबिलिटीज है, वो है फाई की वैल्यूज। तो चलो हम एक उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। समझ लीजिए कि P है 0.67, तो हमें निकालना है 67th परसेंटाइल। तो ये कैसे निकालेंगे? 67th परसेंटाइल निकालने के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए ईटा जिसके लिए फाई ऑफ ईटा इज 0.67। 0.67 टेबल के अंदर वैल्यूज दिए हैं 4 डेसिमल तक, तो 0.67 या 0.6700 हमें ऐसा ईटा चाहिए जिसके लिए फाई ऑफ ईटा इज 0.6700। तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू ईटा इज 0.6700। चूंकि ये नंबर्स प्रोबेबिलिटी 6.67.5 से ज्यादा है, तो हम ये मान सकते हैं कि ईटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 सॉर्ट ऑफ मिड पॉइंट है, मध्य का भी है, मीन भी है। तो जो भी नंबर 0 इज द 50th परसेंटाइल मीडियन, वो पहले ही हमने देखा था। फिर एक बार टेबल से भी हम देख सकते हैं। अगर हम 0.00 को देखेंगे लास्ट रो में यहाँ पे, तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है 0.5, जो मैंने जो अभी कहा उसको दोहराता है कि ये 0.00 दोनों पन्नों पर आता है, क्योंकि निगेटिव 0.00 और पॉजिटिव 0.00 बिल्कुल एक जैसे ही है। तो हमें अब ऐसा z ढूंढना है जिसका प्रोबेबिलिटी, जिसके लिए फाई z 0.67 है। तो हम देखते जाएंगे, तो ये अगर किसी भी, जब z पॉजिटिव है, तब हर रो में हम बाएं से दाएं जाए तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे वही तब भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो हम थोड़ा सा अगर ढूंढेंगे तो ये 0.44 हमें दिखाई दे रहा है उसके 0.4 का रो और 0.04 का कॉलम। उसके अंदर हम अगर एंट्री देखेंगे तो बिल्कुल ठीक 0.6700 है। तो उसका मतलब
उसका मतलब क्या है, टेबल से हम देखते हैं, फ्रॉम द टेबल हम देख रहे हैं कि फाई ऑफ 0.44 बिल्कुल 0.6700 है। ये हमेशा नहीं होगा क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, तो और हम सेकंड डेसिमल तक 4 डेसिमल तक ही देख रहे हैं वगैरह, तो हम देखेंगे कैसे करना है। चूंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर फाई ऑफ 0.44.67 है तो फाई ऑफ -0.44 क्या होगा, वो होगा, वो पहले जो पिक्चर ड्रॉ किया था वही देख लें। तो ये है एक कर्व, यहाँ पे 0.44 और -0.44, तो -0.44 को हम अगर देख रहे हैं तो ये एरिया क्या होगी, बिल्कुल 0.44 के राइट वाली एरिया होगी जो पहले हमने देखा था। तो और फाई ऑफ 0.44 तो हमने देखा है 0.67, तो ये होगा 1 - 0.6700 विच इज 0.3300। सो 33rd percentile of Z is -0.44। ये 0.67 मैंने इसलिए चूज किया था शुरुआती उदाहरण के लिए क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू नॉर्मल टेबल्स में पाई जाती है। वैसे ही 50th परसेंटाइल, ये तो हमें पता है, ये हमें टेबल में अभी कुछ क्षणों पहले देखा था, और वैसे भी चूंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीडियन ऑफ Z और मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल इज इक्वल टू 0। बाकी परसेंटाइल्स देखते हैं। सो समझ लीजिए 99th परसेंटाइल हमें देखना है, तो करस्पॉन्डिंग P क्या होगी, P is 0.99, 100 P is 99, so P is 0.99। तो हम ऐसी Z की वैल्यू ढूंढेंगे जिसके लिए फाई ऑफ Z 0.99 है। तो ये हमें नीचे जाना पड़ेगा, हम देखते जाएंगे। जितने बार आप ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करते जाएंगे उससे आपको पता चलेगा कि फिर एक बार मैं दोहराता हूं, हर रो में अगर Z पॉजिटिव है तो हर रो में बाएं से दाएं जाते वक्त प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी और ऊपर से नीचे जाते वक्त भी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो हम देख रहे हैं 0.99, तो 2.3 वाला रो अगर देखेंगे तो एक है 0.9896, 0.9898, 0.9901, तो एग्जैक्टली 0.99 नहीं है, लेकिन ये 2.32 तीसरा जो कॉलम है वो है 0.02 के लिए और चौथा जो कॉलम है वो 2.33 के लिए है। तो ये 2.32 और 2.33 के बीच में होगा, सॉरी 2.32 और 2.33 के बीच में होगा, शायद 2.33 के ज्यादा नजदीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 99th परसेंटाइल इज 2.33। ये अप्रोक्सीमेटली हमने कैलकुलेट किया है, पहले ही टेबल वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेट, और ये करते वक्त क्योंकि ये जो टेबल हम यूज कर रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटीज 4 डेसिमल तक दिए हैं और Z की वैल्यूज भी हम 2 डेसिमल तक ही यूज कर रहे हैं। तो अगर हमने 99th परसेंटाइल देख लिया है तो 100 - 99 द फर्स्ट परसेंटाइल, जैसे कि 67th और 33rd परसेंटाइल के लिए किया था, सो P इज इक्वल टू 0.01, वो होगा -2.33। तो अगर 99th परसेंटाइल कैलकुलेट किया है
और ढूंढ लिया है, तो डायरेक्टली फर्स्ट परसेंटाइल भी ढूंढा गया है। उसी तरह अगर हम 95th परसेंटाइल देखें, तो उसका मतलब क्या है, P की वैल्यू होनी चाहिए 0.95 या 0.9500। फिर एक बार टेबल की ओर बढ़ते हैं। 95th परसेंटाइल मतलब एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ दैट परसेंटाइल इज 0.95, जो 0.99 से कम है, तो हमें 2.33 से कम वैल्यूज को देखना पड़ेगा। टेबल में आप देखेंगे तो 1.6 वाला रो 0.9452 से स्टार्ट होता है, 1.7 वाला रो 0.955 से स्टार्ट होता है। तो हम 1.6 वाले रो में अगर दाई तरफ बढ़ते गए तो देखते हैं कि पांचवें कॉलम में जो होगा 1.64 वाला कॉलम, उसमें है 0.9495 और उसके अगली वाली एंट्री है 0.9505। तो हम देखते हैं, नोट phi of 1.64 is 0.9495 और phi of 1.65 is 0.9595। तो ये दोनों शायद इक्विडिस्टेंट है 0.95 से, जो हमें चाहिए। तो लीनियर इंटरपोलेशन से हम कर सकते हैं, जो पहले भी कर सकते थे। तो 95th परसेंटाइल हम लिख सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट मिड पॉइंट हम ले सकते हैं, जो होगा 1.645। ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के परसेंटाइल्स जो है वो काफी हम यूज करेंगे आगे जाके। तो ये टेबल यूज करना कैसे करना है उसको आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, काफी यूजफुल है। तो अगर हमने 95th परसेंटाइल निकाल लिया है, फिर एक बार मैं टिप्पणी दे देता हूं, तो हमें 5th परसेंटाइल भी डायरेक्टली पता चल गया है, क्योंकि 5th परसेंटाइल अब क्या होगा, 95 प्लस 5 इज 100। तो 95th परसेंटाइल और 5th परसेंटाइल एक दूसरे के निगेटिव्स होंगे। सो 5th परसेंटाइल विल बी -1.645। उससे इस परसेंटाइल से जुड़ी हुई लेकिन अलग और स्टैटिस्टिक्स में यूज होने वाला एक नोटेशन है, जिसको आमतौर पे सभी किताबों में जेड अल्फा नोटेशन कहते हैं, और या तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हम अभी तक देख रहे हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जेड अल्फा नोटेशन, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जेड अल्फा क्या है, ये फिर एक बार हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रॉ करते हैं। एक सिमेट्रिक कर्व है इस शून्य के अराउंड। सो जेड अल्फा ऐसा जेड एक्सिस पे ऐसा नंबर है जेड अल्फा, जिसके राइट में अगर हम एरिया देखें तो ये एरिया है, एरिया इज अल्फा। परसेंटाइल्स में हम लेफ्ट वाली एरिया देखते हैं, सीडीएफ में हम लेफ्ट वाली एरिया देखते हैं, इस जेड अल्फा नोटेशन में हम राइट वाली एरिया देखते हैं। अगर जेड अल्फा के राइट की एरिया है अल्फा, तो जेड अल्फा के लेफ्ट की एरिया होगी 1 माइनस अल्फा। तो जेड अल्फा is exactly same as 100
टाइम्स 1 माइनस अल्फाथ परसेंटाइल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है 100 टाइम्स 1 माइनस अल्फा, लेकिन सिंपल चीज ये है कि जेड अल्फा के राइट वाली एरिया है अल्फा जो इस पिक्चर में दिखाई गई है, और उसके लेफ्ट वाली एरिया होगी 1 माइनस अल्फा। तो वो एक्चुअली 1 माइनस अल्फा परसेंटाइल होगा। मान लीजिए इफ अल्फा इज 0.05, तो हमें ऐसा जेड अल्फा चाहिए जिसके लिए प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन जेड अल्फा इज 0.05, लेकिन उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा इज 1 माइनस 0.05 या 0.95। तो मैंने ऊपर जो लिखा है कि z 0.05 is simply the 95th percentile of z, जो अभी हमने कैलकुलेट करी थी इज 1.645। तो ये z अल्फा नोटेशन भी काफी यूजफुल रहता है। हम एक्चुअली इसकी काफी यूज करेंगे आगे जाके। लेकिन ये एक टेबल हो गया जब म्यू की वैल्यू है 0 और सिग्मा की वैल्यू है 1, तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करके हम देखे हैं। लेकिन हमारे पास तो म्यू की अलग अलग वैल्यूज हो सकती है और सिग्मा की भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। तो क्या हर म्यू और हर सिग्मा के लिए एक टेबल होगा? होना तो चाहिए, लेकिन जो अगला थियरम मैं स्टेट करने वाला हूं वो काफी यूजफुल है थियरम। इफ x is normal mu sigma square, अगर x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, कोई भी दो पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा के साथ, तो हम एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। देन हम z को डिफाइन करते हैं मीन, म्यू तो मीन है हमने देखा था, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है या सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो सब्ट्रैक्ट द मीन एंड डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है x का। तो ये जो रैंडम वेरिएबल z हमें मिलता है वो नॉर्मली उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो अगर हम कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करें, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है x माइनस म्यू बाय सिग्मा, उसको हम काफी बार बोलते हैं उसको हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज करने के बाद जो हमें रैंडम वेरिएबल z मिलता है, तो वो होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो ये थियरम हम प्रूव नहीं करेंगे, उसका प्रूफ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हम प्रूव नहीं करेंगे। तो ये थियरम हम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल है x, उसके प्राचल म्यू और सिग्मा है, और हमें ये प्रोबेबिलिटी तय करनी है कि x इज बिटवीन a एंड b, प्रोबेबिलिटी a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। तो हम ये जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं x को, कैसे कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट द मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। वो अगर हम a और b के साथ भी करेंगे तो ये इक्वालिटी सही रहेगी। सो a माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू b माइनस म्यू बाय सिग्मा। उसको अगर हम तो ये जो अगर हम इवेंट देख ले जो z के रूप में लिखा गया है, ये दोनों इवेंट सेम है और उसकी प्रोबेबिलिटी उसके लिए भी सेम है। और अब तो हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है कैसे कैलकुलेट करनी है। वो हम देखेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल,
फाई की वैल्यू देखेंगे b माइनस म्यू बाय सिग्मा के ऊपर और उससे घटाएंगे फाई ऑफ a माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो ये जो एक टेबल है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, वो इस फॉर्मूला के तहत कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। और उसी तरह से हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो एग्जाम्पल, suppose x is normal 1 4, उसका मतलब है म्यू इज 1, सिग्मा स्क्वायर इज 4 और सिग्मा इज 2। सिग्मा पैरामीटर सिग्मा हमेशा 0 से ज्यादा वैल्यूज रहती है सिग्मा के लिए। तो अगर हमें तो अगर हम ये रैंडम वेरिएबल z को देखें, जहां x से उसका मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से, तो ये है नॉर्मल 0 1। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 से, समझ लीजिए, तो हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे ये z less than equal to 3 minus 1 divided by standard deviation, which is probability z less than equal to 1, और ये हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करके इसकी वैल्यूज दे सकते हैं। ये होगा 1 का मतलब है 1.00, तो 1.0 वाला रो और 0.00 वाला कॉलम, तो उसकी टेबल वैल्यू है 0.8413, तो 0.8413। उसी तरह से और एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं, और प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -12 को अगर हम करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो होगा -1 माइनस मीन divided by standard deviation is less than equal to x minus mean by standard deviation less than equal to -12 -1 by standard deviation। तो ये आता है probability -1 less than equal to z less than equal to -3/4 या -0.75। हमें 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे तो एग्जैक्ट मिल रहा है -0.75, वो होता है कैपिटल फाई ऑफ -0.75 माइनस कैपिटल फाई ऑफ -1। दोनों की वैल्यूज हम टेबल से देख लेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा -0.7 वाले रो में और -1 वाले रो में। -0.75 अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू है, टेबल वैल्यू क्या है, 0.2266 और -1.00 की टेबल वैल्यू है 0.1587। तो ये दोनों हम अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.2266 माइनस 0.1587, और ये सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं 0.0679। तो इस तरह से स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करके हम किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटीज तय कर सकते हैं, और उसके हिसाब से हम परसेंटाइल्स ऑफ नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से कर सकते हैं।
समझ लीजिए कि x है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, और हमें तो x माइनस म्यू बाय सिग्मा को अगर हम z से डिनोट करेंगे तो वो है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। तो कोई भी p ले ले जो 0 और 1 के बीच में है, लेट ईटा p बी दी 100th percentile of the distribution of z। तो उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू ईटा p इज इक्वल टू p, लेकिन उसका मतलब होता है z को अगर हम पूरे तरह से लिखेंगे x माइनस म्यू बाय सिग्मा लेस देन इक्वल टू ईटा p इज p, और अगर हमें x की परसेंटाइल निकालनी है तो इसलिए मैं ये सिग्मा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तब हम ये इनइक्वालिटी में दोनों साइड में सिग्मा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो x लेस देन इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ईटा p प्लस म्यू, ये है p। तो हमें क्या मिलता है, देयरफॉर 100th परसेंटाइल ऑफ x क्या है, इट इज द मीन ऑफ x प्लस द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x टाइम्स द 100th परसेंटाइल ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो हमें ये भी ये फॉर्मूला हमेशा सही रहेगा। और 100th परसेंटाइल z की कैसे निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स यूज करके। थैंक यू।